क्लास 11th जीव विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। जो सेल ऑर्गेनेल्स है, ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। तो अगर हम लवक की केवल बात करें, प्लास्टिड्स की केवल बात करें, तो प्लास्टिड्स के जो खोजकर्ता थे वे हेकल थे। प्लास्टिड्स की अगर केवल बात कही जाएगी तो उसमें 3 प्रकार के होते हैं। पिछली क्लास में हम लोग चर्चा किए थे, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। तो प्लास्टिड्स के खोजकर्ता जो थे, जनक थे, वे थे आपके हेकल। लेकिन यहां पर हम अगर हरित लवक की बात करें तो हरित लवक के जो खोजकर्ता थे वे थे सिम्पर नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्लोरोप्लास्ट की खोज की, इसलिए इन्हें खोजकर्ता या जनक कहा जाता है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसकी संरचना क्या है, हरित लवक की संरचना क्या है। तो हरित लवक का संरचना हम आपके सामने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर दे रहे हैं। हरित लवक जो होता है वह दोहरी झिल्ली का बना होता है। यह हरित लवक जो होता है ये दोहरी झिल्ली का बना होता है। इसकी बाहरी झिल्ली थोड़ी सी उठी हुई होती है। और ये झिल्ली की अगर हम बात करें कि ये दोनों झिल्लियां जो होती हैं, इसका केमिकल कंपोजिशन होता है, किस पदार्थ के ये बने होते हैं, तो इनमें ये लाइपोप्रोटीन के बने होते हैं। ये जो झिल्ली होती है, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर और इनर जो मेम्ब्रेन है यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। और इनर और आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, ये मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है वो 50 एंगस्ट्रॉम की होती है। और ये क्लोरोप्लास्ट के 2 झिल्लियों के बीच जो स्पेस बचता है, उस स्पेस को कहा जाता है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। क्लोरोप्लास्ट के दोनों मेम्ब्रेन झिल्लियों के बीच में जो स्पेस बचता है, उस स्पेस को पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। और इस क्लोरोप्लास्ट संरचना में आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि ढेर सारे सिक्कों के ढेर, एक सिक्का एक दूसरे के ऊपर ढेर सारे सिक्कों को व्यवस्थित कर दिया जाए तो ये सिक्के एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं। और ये सिक्कों के ढेर की संरचना वाली जो संरचना यहाँ दिख रही है, ये एक दूसरे से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है, एक दूसरे से ये जुड़े रहते हैं, जिसे हम लोग स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं। स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं। और ये जो सिक्कों के ढेर जैसी संरचना दिख रही है, इसको हम लोग ग्राना कहते हैं या ग्रेना कहते हैं। और इसके अंदर एक चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, इस पदार्थ को हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। तो चिपचिपा, इसमें एक प्रकार का समझ लीजिए लिक्विड भरा हुआ है, इसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। तो यहां पर बड़ी अच्छी बात यह है, 2 वर्ड आया, एक ग्रेना और एक स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा और ग्रेना की बात करें तो यहीं पर हम आपको इसी के बगल में लिख दे रहे हैं। ग्रेना में आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में लाइट रिएक्शन होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए एक जिम्मेदार फैक्टर होता है। विदाउट क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस संभव नहीं होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस का पूरा मैकेनिज्म में कॉम्बिनेशन होता है लाइट और डार्क रिएक्शन का। तो हम यहाँ पर आपको बताते रहे हैं कि ग्रेना में जो होता है लाइट रिएक्शन होता है, और स्ट्रोमा में जो होता है वो डार्क रिएक्शन होता है। ग्रेना और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन, ग्रेना में आपका लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है।
अब इसके अंदर जो चिपचिपा पदार्थ एक तरल पदार्थ भरा रहता है, अगर उसके नेचर की हम बात करें कि वास्तव में वो होता क्या है, तो इसके अंदर जो लिक्विड जैसा चिपचिपा जो तरल पदार्थ भरा होता है, इसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। अगर नेचर की बात कही जाए तो नेचर में यह प्रोटीन का नेचर प्रदर्शित करता है, यानी जो लिक्विड तरल भरा होता है वह प्रोटीन होता है। लिक्विड जो तरल पदार्थ भरा होता है वह क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन की बात हो गई, यहाँ पर प्रोटीन है, प्रोटीन होता है उसका नेचर। अब इसमें ढेर सारे सिक्कों का जो ढेर है, सिक्कों के ढेर जैसी जो संरचना है, इसको हम लोग थैलीक्वाइड्स कहते हैं। थैलीक्वाइड्स, थैलीक्वाइड्स कहते हैं। और एक जो यहाँ पर सिक्कों का जो ढेर है, उसमें से एक अगर सिक्के की जैसी संरचना को बाहर निकाल के हम अगर बात करें तो इसको हम लोग एग्रेनम कहते हैं। एग्रेनम, थैलीक्वाइड और ग्रेनम में यह फर्क है। सिक्कों के ढेर जैसी संरचना को, सिक्कों के ढेर जैसी संरचना को हम लोग थैलीक्वाइड्स कहते हैं। और एक अगर ग्रेना की बात कही जाए, एक सिक्का की अगर बात कही जाए तो ये ग्रेना होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये पूरा संरचना की बात हो गई। अब रासायनिक संरचना की बात करें, क्लोरोप्लास्ट का रासायनिक केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि केमिकल कंपोजिशन की अगर बात है तो केमिकल कंपोजिशन में यहां पर प्रोटीन जो होता है वो 40 से 50% होता है। 40 से 50% होता है प्रोटीन जो होता है, 40 से 50%। क्लोरोफिल जो होता है वो 3 से 10% होता है। आरएनए जो होता है वो 2 से 5% होता है। डीएनए की कुछ मात्रा होती है, आरएनए की 2 से 3%, डीएनए की कुछ मात्रा होती है, और फास्फोलिपिड की 23 से 25% मात्रा होती है। फास्फोलिपिड की 23 से 25 होती है। कैरोटीन जो होता है 102% होता है। और कोएंजाइम जो होता है, विभिन्न प्रकार की जो धातुएं होती हैं वे आपकी कुछ मात्रा में मौजूद होती है। विभिन्न प्रकार की धातुओं में कुछ मात्रा में मौजूद होती है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट का संगठन क्या है, क्लोरोप्लास्ट का संरचना क्या है, इस तरीके से हम लोग इस पर चर्चा किए हैं कि इसके संगठन और संरचना के विषय में जानकारी हुई। और यहाँ पर अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट के कार्य की बात करें, क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की बात करें, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन में हम लोग क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर क्लोरोप्लास्ट की बात आएगी तो इसमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग, पिगमेंट को कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप लोग जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी हरे पौधे हैं सबकी जो तने हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके तने में भी क्लोरोप्लास्ट होता है, तो क्लोरोफिल होता है। और तो उसमें जब संपूर्ण ब्रह्मांड के जो पौधे हैं उनकी पत्तियों में एक पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड की पत्तियां जो होती हैं, पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती है। और ये पिगमेंट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में दो केमिकल रिएक्शन की बात आती है। तो एक की होती है, एक केमिकल रिएक्शन आपका होता है लाइट रिएक्शन, और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। तो लाइट और डार्क रिएक्शन की अगर बात करें तो लाइट रिएक्शन जो होता है ये ग्रेना में होता है। लाइट रिएक्शन जो होता है वो ग्रेना में होता है।
और डार्क रिएक्शन जो होता है स्ट्रोमा में होता है। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होता है, 1 नंबर में कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन है कि लाइट रिएक्शन कहां पर होता है, तो आपका जवाब होगा ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है, और डार्क रिएक्शन जो होता है आपको बताया जाएगा कि स्ट्रोमा में जो होता है वो आपका डार्क रिएक्शन होता है। तो अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में सीधी बात करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है उसके बगैर फोटोसिंथेसिस संभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना होता है उसमें लाइट रिएक्शन होता है, और जो स्ट्रोमा होता है उसमें डार्क रिएक्शन होता है। और फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस के लिए यानी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के लिए जो जिम्मेदार फैक्टर है वे कौन है? ग्रेना और स्ट्रोमा। और ये ग्रेना और स्ट्रोमा जो है क्लोरोप्लास्ट के मुख्य अंग हैं। अगर ये क्लोरोप्लास्ट में नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस पूरी प्रभावित होगी, जिससे पूरा प्रकृति का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। और इस तरह से यानी हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की तो सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस में ये क्लोरोप्लास्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आज हम लोग डिस्कस किए हैं क्लोरोप्लास्ट के विषय में। क्लोरोप्लास्ट के खोजकर्ता कौन है इसके विषय में आपको बताया गया, सिंपल है, और इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, रासायनिक संगठन क्या है, और उसके विषय में बताया गया। उसके बाद यहाँ पर इसकी संरचना क्या है, डायग्राम को देकर आपको बताया गया कि इसमें क्या क्या होता है। तो अगले टॉपिक की बात अगले क्लास में। ओके, थैंक्स।